हेलो गाइस, तो आज हम मनी हीस्ट के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस, कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाई जाते हैं प्रोफेसर और बर्लिन। इन दोनों के दरमियान बेसिकली एक कंप्लेक्ट हो चुका होता है। पास्ट में ये पूरी टीम जब दो चोरियों के अंदर एक हाइस्ट यानी कि किसी एक प्लान को जब ये एग्जीक्यूट करने वाले थे तो इनके सामने थे बैंक ऑफ स्पेन और रॉयल मिंट। अपने ये दोनों प्लान बर्लिन ने अपनी जीएफ तातियाना को बता दिए थे। यहाँ पर प्रोफेसर का ये मानना था कि अपने किसी भी प्लान को किसी भी करीबी दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी अजीज हो और जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। लेकिन गाइस, होते तो दोनों भाई हैं। यहाँ बर्लिन प्रोफेसर से कहता है, तातियाना ने हाइस्ट में बहुत सारी मेरी मदद की है जो कि पास्ट में मैंने की थी। ऐसा कई बार हुआ है कि हमने 14-14 घंटे ज़मीन के नीचे वेट किया है पुलिस के जाने का। ऐसी बहुत सी रॉबरीज हैं जो हमने मिलकर की हैं, तो आप तातियाना को भी इस मिशन में शामिल कर सकते हैं, वो काबिल एतबार है। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि हो ना हो कि फ्यूचर में अगर पुलिस ने हमारे सर पर कोई बड़ा इनाम रख दिया और हमारी पहचान बताकर आम लोगों से पूछा गया और कहा गया कि जो इनका हमें पता बताएगा हम उनको 8 मिलियन या 10 मिलियन यूरोस देंगे, तो इतने बड़े इनाम को हासिल करने के लिए अपने कदम कौन पीछे हटाएगा। और तातियाना को इस प्लान में शामिल करना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम किसी भी रोमांटिक रिलेशन के लिए अपने प्लान को इधर डिसमिस होता हुआ नहीं देख सकते। और गाइस, यहीं से स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर और रिकल एक ही जगह पर बैठकर ये सारा प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर एक मास्टरमाइंड इंसान था, उसको पता था एक ही जगह पर रुकने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और ये अपना ट्रैवल रोकते नहीं है, मतलब कहीं रुकते नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि रिकल भी प्रोफेसर के प्लान में शामिल हो चुकी थी। लेकिन प्रोफेसर का ये रूल था कि कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये खुद भी एक ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है और इसकी वजह से अभी तक स्टोरी चल रही है और अब हमें पता चलता है कि दोनों में बहुत सारे कोज एक्सचेंजेस हो रहे हैं जो इस हीस्ट को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में सीधा कॉल करता है आखिर वहाँ की क्या सिचुएशन चल रही है और ब्लैमो इसे बताता है कि अभी तक हमने 10,700 किलो सोने को पिघला दिया है और इनको छोटे छोटे मोतियों में पिघला दिया है। और मज़े की बात तो ये है कि हम अपने प्लान से 2% आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे कर्नल मिको कर्नल टोमेटो से आकर बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी पावर है तुम सब इनको पकड़ने में लगा दो। अगर तुम्हारी पावर में ज़रा सी भी गफलत आई तो वो तुम्हारी नाक से इस तरह निकल जाएंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कर्नल तमाया ऐसे कहता है कि उसके पास गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं, अगर हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो उन सीक्रेट को पब्लिकली पब्लिश कर सकता है। और वहाँ पर एलिसिया अपना बिच माइंड यूज़ कर उनको एक आइडिया देती है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को ही ये पता है कि इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या छुपा हुआ है और किसी भी न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रिपोर्टर या किसी भी आम बंदे को नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसके जैसा एक सेम पेपर बनाकर उसमें सारा कुछ डाल दें कि किसने कितना पैसा खाया, किस पॉलिटिशियन ने कितना पैसा कमाया, कहाँ पर मिलिट्री ने बिना काम के हमले करवाए और जिधर जिधर पॉलिटिशियंस ने आम जनता का हक मारने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि 100% स्कैम में से हम तो सिर्फ 5% स्कैम लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। उस 5% में लोगों का बुरा तो बहुत होगा जो हम बताने वाले हैं, बाकी 95% जो स्कैम होंगे हम उनको तो सेव कर सकते हैं। और लास्ट में अगर प्रोफेसर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये सब कुछ स्कैम है, फेक है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो स्कैम लोगों के सामने पब्लिश कर चुके होंगे। इस तरह हम प्रोफेसर से एक कदम आगे निकल जाएंगे। इसके बाद में बैंक ऑफ स्पेन में एक छोटी सी लव स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कैरेक्टर का नाम होता है बिगेन और ये एक बेसिकली मोटा आदमी होता है ये वाला। तो इसको यहाँ सामने बैठी हुई लेडी जिसका नाम अमेंडा होता है, इसको दरअसल अमेंडा से थोड़ा सा लव हो गया था। कुछ ही दिन पहले डेनवर ने इसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर 2 शूट किए थे। हालांकि मिगेन को कुछ हुआ तो नहीं था, उसके यार सीने में दर्द थी। तो अमेंडा उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसकी संपत्ति लेने के लिए कहता है बस थोड़ा सा मेरे दिल में पेन है। वहाँ पर खड़ा आदमी इसको घसीट कर वॉशरूम की तरफ ले जाता है और इसको उधर ले जाकर कहता है कि तुझे मसला क्या है, अगर तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो उसको बोलता क्यों नहीं, तू उसे प्यार करता है तो उसको बोल। अगर देखा जाए तो डेनवर्ड यहाँ पर उसका विश्वास ये था कि ये ऐसी बातें कर रहा था। और इधर ट्रक में प्रोफेसर और लेस्बियन को ये पता चल चुका होता है कि पुलिस वालों ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं जिनमें वो सब काले सच हैं जो कि उस रेड बॉक्स से निकले हुए थे। यहाँ पर लेस्बियन प्रोफेसर से कहती है यही तो हमारे पास एक मेन पॉइंट था यार जिससे हम
रियो को उनकी कैद से हम आज़ाद करवा सकते थे, लेकिन प्रोफेसर रजबीन से ये कहता है कि ये उनकी गेम है, क्योंकि असल जो है वो तो मेरे पास हैं। ये उन्होंने इसलिए किया है कि अगर कल को हम उसको ब्लैकमेल करें तो वो पब्लिकली शो कर सकें और हमारे शो किए हुए वो स्कैम बनाकर फेक बना दें। ये बात तो तय थी कि प्रोफेसर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो लिस्बन से कहकर वहाँ की सारी तहकीकात करवाता है। तो लिस्बन मार्शल को कॉल लगाती है और उसको बताता है कि बैंक ऑफ स्पेन में एथिलीन गैस को छोड़ा जाने वाला है। इस बात का प्रोफेसर प्लेमो को भी बता देता है और उसे कहता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर तुम पर हमला करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन को फेस करने का हौसला रखना। तभी प्रोफेसर की गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है, तो प्रोफेसर को शक होता है कि इसमें शायद कोई पुलिस वाला ही ना हो। वो मेन हाईवे छोड़कर एक शॉर्टकट ले लेता है, लेकिन उस रास्ते में दरख्त से इसका ट्रक अटकता है और उसका एंटीना टूट जाता है। दरअसल ये वही एंटीना था जिसके जरिए इस सबसे कांटेक्ट करता था। एक बुरा तो उनको एंटीना टूटने वक्त होगा और दूसरा बुरा जहाँ पर उनका ट्रक फंसा हुआ बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ था, जिसकी वजह से उनका ट्रक वहाँ पर फंस जाता है। प्रोफेसर उसको निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सारी विफल हो जाती हैं। तो उसी वक्त वहाँ गाँव के सारे सिविल लोग भी आ जाते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। और वैसे ही वो देखते हैं कि ये तो वही प्रोफेसर हैं जिनको हमने हिस्ट्री टीवी पर देखा था। क्या वही है? प्रोफेसर को मजबूरन तौर पर मानना पड़ता है, कहता है हाँ जी मैं वही हूँ। तो इस तरफ हम देखते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ यहीं बैठ कर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस वक्त तो ये ब्लैकआउट हो चुका है क्योंकि इसके पास अब एंटीना ही नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि और इस तरफ कर्नल को ऑर्डर हो चुके थे कि वो बैंक ऑफ स्पेन में अपनी टीम ले जाकर हमला करें, और इधर प्लेरमो का प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट टूट जाता है और उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ कौन अटैक करने वाला है, किधर से आने वाले वो लोग कौन है, क्योंकि बाहर के सारे कैमरास पर तो प्रोफेसर ने नजर रखी हुई थी। तभी प्लेरमो अपनी टीम से कहता है कि हथियार बंद हो जाओ और जो भी सामने दिखे उनको दस्ती उड़ा दो। और यहाँ पर तमोक इसको इसका अगेंस्ट होती है और उसको कहती है कि अगर यहाँ पर प्रोफेसर होते तो वो कभी भी गोलियों का और बंदूकों का सहारा नहीं लेते, क्योंकि भैया हमने तो रियो को बिना वायलेंस लेना है, क्योंकि हमने गोलियां चलाई तो वो हमें कभी भी रियो को बिना वायलेंस नहीं देंगे। तो प्लेरमो उसको एक ही बात कहता है कि भैया अगर हम बचेंगे तो रियो को भी बचा सकेंगे ना, और अगर पहले उन्होंने हम पर अटैक कर दिया और हमें ना पता चला कि वो क्या करने लगे हैं तो हम तो सब लोग मारे जाएंगे। तो गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ सिविलियन खड़े होते हैं प्रोफेसर के सामने। ये दोनों एक प्रॉब्लम तो फेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम इनके सर पर आ जाती है। वो ये कि वहाँ से एक पुलिस वाला बाय रोड जा रहा होता है, तो वो इस ट्रक को वहाँ खड़ा देखकर उनके पास आ जाता है और इनसे पूछता है कि ये ट्रक यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये सारे सिविलियन प्रोफेसर को ट्रक के अंदर छुपा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको छुपा देते हैं, आपने हमारे लिए इतना किया, हम इतना तो आपके लिए कर सकते हैं। तो वहाँ पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये ट्रक किसका है, तो एक बंदा ये कहता है कि ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। ये सुनकर पर उसको थोड़ा सा शक हो जाता है, तो वो चेकिंग करने के लिए पुलिस वाला ट्रक के अंदर चला जाता है और अपनी तहकीक करने के बाद वो फाइनली बाहर आ जाता है। वहाँ का सिविलियन उनसे पूछता है कि सर आप इतनी देर अंदर क्या चेक कर रहे थे, तो वो पुलिस वाला जवाब देता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं भी ऐसा ही एक ट्रक चाहता हूँ जिसको ले जाकर मैं अपनी छुट्टियां स्पेंड कर सकूं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकूं। और कहता है कि एनीवे आप सब लोग इधर जमा क्यों हैं, तो वो सिविलियन बताते हैं कि ट्रक एक कीचड़ में फंस चुका है और उसको निकालने के लिए वो पुलिस वाला कहता है मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। तो पुलिस वाला अपनी गाड़ी से एक रोप बांधकर उस ट्रक को बाहर निकाल लेता है और इसके सीन के लास्ट में हम देखते हैं कि रियो को नए कपड़े पहनाकर बाहर निकाला जाता है, जो कि बहुत अरसे बाद सूर्य की रोशनी देखने वाला रियो, जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे जिसको चेयरअप कर रहे थे, जिन्हें देखकर रियो बहुत खुश था। फाइनली रियो अब अपने वापस दोस्तों के पास अपने टीम मेंबर्स के पास जा रहा था, जिस पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और स्नाइपर्स की नज़र थी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रियो अगर घर पहुंचता है या नहीं पहुंचता, या यहीं पर मारा जाता है या स्नाइपर इनको शूट कर देते हैं। तो इसे देखने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें।